नमस्कार। आज हम हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ। ऐसी क्या उपलब्धि रही इस सरकार की जो आपको लगता है कि जनता के समक्ष रखी जा सकती? देखिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम किए गए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, टूरिज़्म, इंडस्ट्री, सब क्षेत्रों में काम किया है। जो निर्माण के काम है वो निर्माण के काम किए। एरीगेशन के दो बड़े बड़े काम जो 20-20 साल पहले हो जाना चाहिए थे, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, पीकेसी योजना, जिसको 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने होने नहीं दिया। हमारी अपनी खुद की केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जो विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान था, ये सब कामों के बलबूते पर निश्चित रूप से जनता का ध्यान भी हुआ है और मध्य प्रदेश का भला होगा और विकास के मामले में मध्य प्रदेश ये मील के पत्थर साबित होंगे। जिस प्रकार से एक बड़ा निर्णय, आपने कई बड़े निर्णय लिए, लेकिन एक बहुत ही बड़ा निर्णय जो हमेशा कई जटिलताओं में बंधा रहता था, वो है कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग इनको एक किया। हमेशा इनके कोऑर्डिनेशन और तालमेल के अभाव में बहुत समस्याएं आती थी। बड़ा निर्णय था, ये सोच कहाँ से आई कि इस डिपार्टमेंट को एक करना है? देखिए, मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे दिखाई देता था कि हमारे यहाँ चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग अलग अलग क्यों होना चाहिए, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हर जगह चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा एक ही विभाग होता है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की ज़रूरत है और मेडिकल एजुकेशन में ट्रेनिज डॉक्टर बहुत मिलते हैं, प्राध्यापक मिलते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सब लोग रहते हैं। तो उसका लाभ हमारी आम जनता को मिलना चाहिए। और इसी के साथ ऐसे कई प्रयोग मैंने किए, जैसे मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाओ, 3-3, 4-4 विभागों के आपस के तालमेल कराने करके हम जनता का हित कर सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग करना चाहिए, वो मैंने आते ही किए हैं। वैसे जब बतौर उच्च शिक्षा मंत्री नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आपने अनुपालन कराया, जैसा आपने कहा कि तमाम ऐसे प्रयोग किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तो आपका कहना था कि मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बड़े बड़े भवन और उनके अपग्रेडेशन पे ध्यान दूं। पहला ध्यान है कि मानव संसाधन के जो हमारे महाविद्यालय हैं वहाँ तक प्रोफेसर पहुँचें। तो चिकित्सा शिक्षा में भी यही है कि सुदूर अंचलों में डॉक्टर्स की उपस्थिति बहुत बड़ा काम है। तो क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि सर जगह जगह पर डॉक्टर्स और जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हों? हाँ, बिल्कुल, उसका अगला चरण यही है। जैसे हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज सरकार बनाए या प्राइवेट बने, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो लगभग 12 मेडिकल कॉलेज अभी हमने पीपीपी मॉडल पे दिए हैं, क्योंकि हमको कम समय में अचीवमेंट करना है और जनता के बीच सुविधा चलना चाहिए। और जैसे मेडिकल कॉलेज देते हैं, स्वाभाविक रूप से हॉस्पिटल पे ज़बरदस्त लाभ मिलता है हमको। उसके आम जनता को कई सारी सुविधा वाले विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं, नए बच्चे मिलते हैं, एमबीबीएस की सीट बढ़ती है, तो शासन का पैसा बचे और चिकित्सा शिक्षा ये सबका वातावरण अनुकूल मध्य प्रदेश में बने। हमारा यही प्रयास है, उसी का एक हिस्सा है ये। एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कार्यकर्ता जो देवतुल्य और देव दुर्लभ बोलते हैं, वो सिर्फ बोला नहीं है, उसको चरितार्थ भी किया है। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जवाबदेही देने की जो परंपरा है, उससे पार्टी के चित्त चरित्र और कार्यकर्ताओं के अंदर कितना उत्साह है? ज़बरदस्त उत्साह। ये बात बिल्कुल सही है कि केवल एक में वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो अपने सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को भी बड़ी बड़ी जवाबदारियाँ देती है। और ये कार्यकर्ताओं को जवाबदारी देने का ही परिणाम लोकतंत्र होता भी इसीलिए है। लोकतंत्र में हर आदमी को अगर काम करेगा और ठीक से जनता और पार्टी में विश्वास अदा करेगी तो उसको बड़ा से बड़ा काम मिल सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बगैर पारिवारिक बैकग्राउंड के हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़े पाई तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारा अपना स्वयं का उदाहरण इसके सामने है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का उदाहरण है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का उदाहरण है, ऐसे माननीय मोदी जी का उदाहरण है। भाजपा में अभी तो वर्तमान में जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है या जिला स्तर का नेतृत्व है, हर एक जगह आपको उदाहरण मिलेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ता, और ये मान के चलो केवल भाजपा के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहीं पे भी बिठा करके कोई भी काम करा सकते हैं
और हमारे कार्यकर्ता कुशलता के साथ वो काम करके दिखाते भी हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार सिर्फ चली नहीं रही है, दिख रही है कि हमारे यहाँ अगर हवाई कनेक्टिविटी एमपी के अंदर की होना चाहिए तो वो हवाई कनेक्टिविटी का टेंडर हमने निकाला और उसको एक्सेप्ट किया है। एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी का अच्छे से अच्छा इलाज हो, कलेक्टर के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर बड़े हॉस्पिटल पर पहुँचाने का प्रबंधन, जान बचाने के लिए अब ये एयर एम्बुलेंस बहुत अनिवार्य चीज़ हो गई है। ऐसे हवाई यातायात में खासकर धार्मिक पर्यटन के केंद्रों पर सुविधा से लोगों को पहुंचाना, तो हवाई यातायात में हमने हेलीकॉप्टर से ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, दतिया, ओरछा, कटनी, ये इन स्थानों पर जैसे दुनिया भर में हेलीकॉप्टर सेवा से दर्शनार्थी जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं जा सकते? हमारे यहाँ कई शहर की दूरी बहुत है, तो हवाई यातायात के माध्यम से हमारा प्लेन उनको सरलता से पहुँचा है। ऐसे कई प्रयोग किए हैं, जैसे एविएशन के मैंने बताए हैं, नई हवाई पट्टी बने, नए नए एयरपोर्ट बने, नए हेलीपैड जिसमें हेलीकॉप्टर उतर सके। इसके अलावा शिक्षा के मामले में आपने मेडिकल शिक्षा, मेडिकल का तो उदाहरण दिया ही है। शिक्षा में भी हमने एक्सीलेंस कॉलेज की घोषणा की। 55 जिलों में 55 एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति को जोड़ करके 3 नए विश्वविद्यालय, रानी अवंतीबाई लोधी सागर विश्वविद्यालय, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, इसी प्रकार से टंटिया मामा विश्वविद्यालय खरगोन, ये तीनों विश्वविद्यालय 60 दिन से भी कम समय में प्रारंभ करके चालू कराने का निर्णय हमने किया। अदरवाइज 13 महीने तक भी सरकार चले ही लोगों ने, वो कुछ कर नहीं पाए हैं। मोहन यादव जी से जब भी भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है, मुख्यमंत्री जी के विषय में पूछा जाता है या अन्य कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे किया जाता है, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, मतलब बहुत सहजता से टाल जाते हैं, बोलते हैं कि जो हमें मिला है उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का आम चरित्र है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में परिलक्षित होता है। कभी वो दिखता नहीं है लालच, जनरली खेमेबाजी जैसे कांग्रेस में दिखती है कि अब ज़मीन समतल हो गई है, नए लोग आएंगे। आप लोगों में ऐसे द्वंद्व क्यों नहीं होता? देखो, हमारे लोगों की ट्रेनिंग ऐसी है कि हम अपने परिवार भाव से काम करने की आदत है, और जब परिवार भाव से काम करने की आदत है तो द्वेषता नहीं हो सकती। द्वेषता का रास्ता परिवार के बाहर ही होता है। तो स्वाभाविक रूप से हम तो भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है, तो राम लक्ष्मण हनुमान की जय बोलो, सीताराम की। हमारा तो सरलता से परिवार भाव से, लेकिन ये बात सही है कि अगर आपको काम करना है तो काम के आपके खुद के कीर्तिमान बनाने पड़ेंगे, खुद की लाइन लंबी करना पड़ेगी, और अपने काम के बलबूते पर समाज में, देश में, सरकार में विश्वास बनाना पड़ेगा। मुझे संतोष है इस बात का कि मैं टूरिज़्म का काम करूं या शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया या यूडीए में काम किया, अलग अलग काम करते करते 20 साल मुझे हो गए हैं सरकारी प्रशासनिक रूप से काम करते करते। लेकिन मुझे संतोष है कि हर बार नई चुनौती मिलती है और नई लाइन खींचने में मज़ा आता है। जिस प्रकार से आप कई बार सहजता से बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, और जब बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो 15-20 साल आगे का होमवर्क दे दिया इन्होंने। तो रामचंद्र जी के मंदिर का लोकार्पण हुआ, भव्य और दिव्य मंदिर का। आपने लोकार्पण पर खूब खुशियाँ जताई, पूजा की, प्रसन्नता व्यक्त की, साथ ही कह दिया कि अभी तो राम जी की बात है, अब कृष्ण जी की भी तरफ चलेंगे। तो एक चीज़ पूरी हुई, दूसरी तरफ आपने इशारा कर दिया। एक बड़ा समुदाय, बड़ा जनमानस जो है अपने आराध्य के उस केंद्र को भी भव्य और दिव्य स्वरूप में विकसित होते देखना चाहता है, तो उस तरफ इशारा आपने किस प्रेरणा से किया? देखिए, बहुत स्पष्ट है, हमारे इस देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव, बनारस, काशी, ये वो स्थान है जहाँ काल के प्रवाह में हमारे संस्कृति पे आक्रमण हुआ, मंदिरों पे आक्रमण हुआ, नष्ट भ्रष्ट हुए। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश की आस्था कम से कम इन 3 स्थान के बारे में है। और ये बात अलग है कि कोर्ट में जिन प्रकरणों का निराकरण हुआ है, और उन निराकरण होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या जैसे स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर बनाने के लिए वो स्वयं गए आए। और ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक निर्णय 3 तलाक का भी दिया था 35 साल पहले, उसमें कांग्रेस की भी मेजॉरिटी थी, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करा ले। मुझे इस बात का संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल निर्णय का पालन कराया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का
एक बड़ा उदाहरण बनाया उन्होंने अयोध्या में कि दोनों समय पूरा देश एकजुट होकर के भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण में शामिल हुआ है, भूमि पूजन में शामिल हुआ। इतना ही नहीं, अरब जैसे देश में भी जो शुद्ध इस्लामिक देश है लेकिन बड़े पैमाने पे भारतवंशी वहाँ रहते, तो वहाँ मंदिर बनवाने में भी उनने मदद की। और एक सिया देश, वहाँ बोहरा समाज की मस्जिद बनवाने में भी माननीय मोदी जी ने बड़ी मदद की। यद्यपि वो बोहरा समाज के लोगों ने ही बनाई है, लेकिन मोदी जी के बारे में आमतौर पर क्या छाप लगती है हम जानते हैं। लेकिन मोदी जी इतने उदार मना है कि उनने कहा क्या हिंदू क्या मुसलमान, आप अपने धर्म का पालन करो, हम हमारे धर्म का पालन करेंगे। लेकिन सरकार के माध्यम से जिसकी जो मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं। ये उदात्त विचार वास्तव में अद्भुत है। इसीलिए जो और ऐसे कोई प्रकरण उलझे हुए हैं तो उन प्रकरणों का अगर निराकरण कोर्ट के माध्यम से होगा तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से जो कोर्ट कहेगी उसका पालन कराने में सरकार सक्षम रहेगी। पर हमको अखरता तो है भगवान कृष्ण के मंदिर के मामले में, चूँकि पूरा देश भगवान कृष्ण को एक आदर्श रूप में लेता है, तो स्वाभाविक रूप से सबकी इच्छा होती कि जल्दी कोर्ट का निराकरण हो और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर के जो एक विवाद चल रहा है उसका कटाक्ष हो। जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, सबके साथ सबके विकास के ध्येय वाक्यों को लेकर चलती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि धीरे धीरे जो एक टैबू था, जो एक डर था, कांग्रेस ने जो एक वातावरण बना के रखा था कि मुस्लिमों के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है, वो वातावरण, वो भ्रम टूट रहा है और जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, खासकर 3 तलाक के बाद मुस्लिम जो महिलाएं, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है? निश्चित जुड़ा है। अतीत के कुछ उदाहरण देखोगे तो ध्यान में आएंगे। आज़ादी के पहले से कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखा और यही कारण रहा कि आज़ादी के समय उनने देश का बंटवारा मंजूर किया। ये बहुत बड़ा कलंक कांग्रेस के माथे पे है। कांग्रेस चाहती तो कुछ दिन और लड़ाई लड़ती और आज़ादी में हिंदू मुसलमान मिल के लड़े थे तो देश का बंटवारा नहीं होता। लेकिन देश के बंटवारा को भी एक्सेप्ट करके कांग्रेस ने चलो कोई बात नहीं, देश आज़ाद हुआ, पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा करके फिर वो विवाद खड़ा करने का प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग चश्मे से देखना, जबकि पूरा देश एकजुट होकर के अपने अपने धर्म का पालन करे। लेकिन हम सब मिलकर के, राष्ट्रवादी तो एक ही है ना, भारत एक राष्ट्र है, लेकिन ये कांग्रेस के चश्मे से दिखाई नहीं देता है। आपने देखा भगवान राम के मामले का विवाद भी बड़ा करना, आपस में द्वेष पैदा करना, ये कांग्रेस के नेताओं ने किया है। उसके परिणाम भी देखे हैं हमने। ये सारे विषयों को उसी भाव से ख़त्म करने की दिशा में देखा कि हिंदू मुसलमान मिलकर के काम करेंगे। अब माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह से ट्रीट किया। सऊदी अरब में मंदिर का मैंने पहले ही उदाहरण दिया है, मस्जिद का उदाहरण दिया। ये जो इससे बड़ा सद्भाव के उदाहरण क्या होंगे? और देश के मामले में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में एक भी जगह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, तो ये कम बड़ी बात नहीं। माननीय मोदी जी का ये उदार मना भाव है कि सभी धर्मों को साथ में लेके चलना, लेकिन देश की जो मूल ज़रूरतें हैं उनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो नेतृत्व की जो विशेषता होना चाहिए वो सर्वगुण संपन्न माननीय मोदी जी है। मुझे प्रसन्नता कि हम ऐसे समय में हमने अपनी सरकार चला रहे हैं जब सक्षम नेतृत्व, सबल नेतृत्व और दूरदर्शी भावना को नेतृत्व करने वाले माननीय मोदी जी हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि देश के लोकतंत्र पर इस समय बड़ा खतरा है। कह रहे हैं कि देश बचाना है तो कांग्रेस को डोनेट करो। देखिए, कांग्रेस का दो मुहा रूप आज से नहीं, शुरू से ही है। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान की बात की, लेकिन हिंदू मुसलमान को लड़वाने का प्रयास किया। इसी भाव से मैंने पहले उदाहरण दिए कि उनने देश का बंटवारा कराया, धारा 370 लगाई, राम मंदिर को मामले को लेकर के कांग्रेस ने कोर्ट में उलझा करके भगवान राम पे प्रश्न खड़े कराए। और भगवान राम के जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो अब मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। ये वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग चश्मे से देखती है। तो कांग्रेस के भलावे में, कांग्रेस के चाले में देश चलने को तैयार नहीं है। देश समझ चुका है।
कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा 40 साल पहले से दिया था। गरीबी तो हटी नहीं। कांग्रेस के लोग जरूर अमीर हो गए। कांग्रेस ने कानून की बात करी, लेकिन कांग्रेस ने कानून को कब माना है? इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले में चुनाव हार गई, देश में आपातकाल लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमेंडमेंट करके उनकी मर्जी है जैसा निर्णय कराया। तो कांग्रेस कानून से खेलती है, कांग्रेस गरीबों का मजाक बनाती है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती है, कांग्रेस वोट के लिए जो मर्जी आए करने को तैयार है। और अब इसके कहते कि देश खतरे में है। देश खतरे में नहीं, कांग्रेस खतरे में, क्योंकि कांग्रेस की पोल खुल गई है। जी, अब राहुल जी कह रहे हैं कि ये शक्ति जो है, इस शक्ति को हराना है, ये बुराई की शक्ति है और ये देश को समाप्त कर देगी, देश के ऊपर खतरा है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर मांग रहे हैं। वो अभी भी आपकी मेहनत को, आपके संगठन को, आपकी पंचनिष्ठाओं को तवज्जो नहीं देते हैं। वो कह रहे हैं ये सब मशीन का गेम है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने लीडरशिप को, अपने लीडर को, उसके विचारों को समझ नहीं पा रही है। वो एक नादान व्यक्ति के हाथ में खेल रही है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं देश में उल्लेखनीय उपलब्धि जीत की तो छोड़ो, और रसातल में कांग्रेस को पहुंचाते जा रहे हैं। ऐसे नेता से तो भगवान ही बचाए। और कांग्रेस के लिए भी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कुछ समझदार लोग आगे बढ़े और नेतृत्व ले। एक कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, अच्छी पार्टी है, लेकिन नादान लोगों के हाथ से कांग्रेस खुद का भी नुकसान कर रही है। और लोकतंत्र में मैं तो मान के चलता हूँ कि कोई इतनी बड़ी पुरानी पार्टी का इतना नुकसान कभी हुआ नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या कांग्रेस, भगवान बचाए कांग्रेस से, तो कांग्रेस के नेताओं से। अच्छा, वैसे तो कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी में आ ही रहे थे, लेकिन आपने ऐसी कौन सी बांसुरी बजाई तो इस समय तो लोग मतलब लाइन लगी हुई है। तो ये मोहन के सम्मोहन में पिला क्या रहे हैं, कौन सी घुट्टी पिला रहे हैं? यह हमारा कोई योगदान नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो विश्वसनीयता बनी है, और उस विश्वसनीयता के बलबूते पर हर देश के हर राज्यों में ये हो रहा है, और हमारा प्रदेश उसमें अव्वल है। हम जानते हैं, हमारे वी.डी. शर्मा जी, हम लोग लगातार अब तो लेने आने वालों को भी रोकना पड़ रहा है कि कौन आदमी आएगा। तो कांग्रेस के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो दिया है। कांग्रेस में निराशा का वातावरण है। कांग्रेस ने जिस ढंग की लाइन पकड़ी है, वो कार्यकर्ता सहित लीडर को भी समझ में आ रहा है कि ये एक अंधे कुएं में जा रहा है जिसमें आगे भविष्य किसी का कुछ होने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से लोग जो राजनीति जानते हैं वो सब आखिरकार अपना रास्ता बनाते हैं। तो मैं इसी तरह से देखता हूँ कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में माननीय मोदी जी की लोकप्रियता चरम पे है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और अलग अलग राज्यों में ये जो माहौल बना है वो केवल एकमात्र कारण है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, उसका परिणाम है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, सांस्कृतिक अभ्युदय और राष्ट्रवाद आपके केंद्र में है। उज्जैन न सिर्फ आपकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, बल्कि इस देश की धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। तो उज्जैन को उसका वो वैभव वापस, पुरातन वैभव लौटाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उज्जैन चाहे ज्योतिष के संदर्भ में हो, चाहे खगोल शास्त्र के संदर्भ में हो, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि उज्जैन जो है विश्व के पटल पर आए। क्या कहें? देखिए, मेरा मानना है कि उज्जैन सिंबॉलिक है, वो उज्जैन नहीं है, पूरे देश का मान सम्मान है। जैसे हमारी भारतीय कालगणना दुनिया में प्रसिद्ध थी, उसका केंद्र भले ही उज्जैन हो, लेकिन है तो पूरे देश की कालगणना है। ऐसे ही संवत की बात आती है, विक्रम संवत तो भारत का पुरुषार्थ का एक प्रतीक है, विक्रम संवत। तो हमारे देश में 2000 साल पहले भी एक महापुरुष हुए जिनने दुनिया में अपनी धाक बनाई, भारत को आज़ाद कराया, सुशासन के प्रतीक बनाए। अपने मंत्रिमंडल, विक्रमादित्य और उनके 32 पुतलियों का सिंहासन, 32 मंत्रिमंडल है उनका। विक्रमादित्य और उनके 9 रत्न विद्वानों की मालिका है। ऐसे कई काम, जैसे भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, जिसमें भगवान कृष्ण का जो कंस को मारने के बाद भगवान का एक तरह से नया जन्म हुआ, जब वो 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद में एक अलग रूप में दिखाई दिए, और कदम कदम पे उनके माध्यम से भारतीय दर्शन से लोग परिचित हुए। भारतीय गुरुकुल का उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में दुनिया ने भगवान कृष्ण का एक अलग रूप देखा है।
तो मैं मान के चलता हूँ कि काल के प्रवाह में अतीत की कई विद्याएं, अतीत की कई अच्छाइयाँ, प्राचीन सांस्कृतिक गौरव, ये सबको पुनर्जीवित करने का अभियान चलाने में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से अभियान चलाया है, हमारे अपने स्मार्ट सिटियों के माध्यम से पैसा दिया, हमारे लिए भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार करा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन किया है, तो वर्तमान में सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक पर्व चल रहा है। आप देखिए, विदेश के कोई मेहमान आते हैं तो तंजावुर के मंदिर में ले जाते हैं, मद्रास के मदुरई ले जाते हैं, आने वाले मेहमान को श्रीमद् भागवत गीता देते हैं, रामायण की प्रति भेंट करते हैं। तो हमारे अतीत से जोड़ करके वर्तमान पे मुस्कुराने का नाम नरेंद्र मोदी है, जो जड़ों से जुड़वाता है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा भी फर्ज बनता है कि वर्तमान के साइंस पे भी विश्वास करो, विकास पे भी विश्वास करो, लेकिन अतीत की अच्छाइयों से भी हम जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुख से सुखमय बीतेगा दिन सारे का सारा, और भारत के नभ में निकला है नरेंद्र नाम का तारा। ये जो तारा है वो विश्वव्यापी है, वैश्विक नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ वो द्रुत गति से काम कर रही हैं सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक विकास के लिए। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के उसी संकल्प को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, तमाम विषयों पर आपने ऐसे कोलाहल भरे माहौल में भी हमें इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।